मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है मैं 2 वीडियोस पहले आपको डाल चुका हूं। ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहा हूं। 2 क्लासेस आपके लिए आ चुकी हैं और आज तीसरी क्लास के बारे में डिस्कस करता हूं। तो आपके सामने है तीसरी क्लास। तो देखें, तीसरी क्लास है आज हमारी समुद्री क्षेत्र के बारे में बात करते हैं क्लास नंबर 3 में। और टॉपिक है हमारी जल सीमाएँ या समुद्री क्षेत्र से संबंधित पढ़ते हैं। तो किसी भी देश की विश्व में जल सीमाएँ होती हैं अपनी। उन जल सीमाओं के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपना अधिकार होता है खनिज संसाधनों के बारे में, टैक्स के बारे में। जब समुद्री जहाज जाते हैं उस एरिया से होकर के तो वहाँ से सरकार सीमा शुल्क की प्राप्ति करती है, अपना उपयोग करती है ना। अनुसंधान करने की सरकार को छूट होती है, रिसर्च करने की छूट होती है। तो वही कुछ जल सीमाओं को मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके। तो ये एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप देख लीजिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा। तो आप ये मानचित्र आपका है आगे बना हुआ है आपके सामने। तो जैसे ये सीमा है हमारी समुद्री सीमा है, ये मैंने समुद्री सीमाएं आपको बनाई है। इस तरफ है हमारी, आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी। किसी भी तरफ मैं आपको उदाहरण देकर के समझा सकता हूं। आप एक तरफ का उदाहरण देख लीजिए। और इधर है हमारा अरब सागर है, आपने जैसा कि पढ़ रखा होगा। भारत के पश्चिमी दिशा में अरब सागर है और भारत की पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारी समुद्री सीमा रेखा है। यहाँ पर उड़ीसा है ना, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये वाले राज्य हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के अगर बात करें इस स्थान तक, ये वाला हिस्सा, ये वाली एक सीमा मैं आपको बता देता हूँ आपके सामने। इस तरीके से ये मैंने आपको बना दिया आपके सामने, ये सीमा, समुद्री सीमा को आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस सीमा को समुद्री के इस हिस्से से लेकर के और यहाँ तक आप समझ लीजिए, मान के चलिए, इसे बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल की एक दूरी होती है। समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? नॉटिकल माइल में। तो देखिए, 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.85 समथिंग किलोमीटर होता है। ठीक है, इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। 1 नॉटिकल माइल मतलब 1 मील के बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.85 किलोमीटर होता है प्यारे बच्चों, है ना। या हिंदी में से ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 मील के बराबर, जो 1 मील होती है नॉटिकल माइल होती है समुद्र में, सॉरी 1 नॉटिकल के बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। कहने का मतलब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी होगी। लगभग 1 नॉटिकल माइल के बराबर 2 किलोमीटर की दूरी होती है समुद्र में। और समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डिस्टेंस, किलोमीटर की लंबाई, वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है समुद्री क्षेत्रों के अंदर या सागरों के अंदर, खाड़ियों के अंदर, है ना। तो मैं बात कर रहा था, ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो यहाँ से लेकर के ये वाला समुद्री का हिस्सा है और यहाँ तक 12 की दूरी है, 12 नॉटिकल माइल है ना। तो देखिए, इस तरफ समझा देता हूँ, 12 नॉटिकल माइल की दूरी है, या मील बोल सकते हैं। 12 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र बोलते हैं। जल सीमा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों। ये प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। क्या जाना जाता है? जो 12 नॉटिकल मील की एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है समुद्री क्षेत्र में। तो वो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया कि समुद्र के इस क्षेत्र से लेकर के हम अंदर गए यहाँ तक, तो ये 12 की दूरी है। इस 12 की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र बोलते हैं इसे, जल सीमा क्षेत्र बोलेंगे। ये एग्जाम में आता रहता है, पॉइंट पूछ लेता है आपसे कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल होगी। तो आपको क्या उत्तर देना है? 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र होता है समुद्री तट से लेकर के समुद्र के अंदर तक बात करें। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर समथिंग होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें होता क्या, देखिए, अगर आप बात करें तो 12 नॉटिकल माइल के प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र को भारत सरकार पूर्ण तरीके से उपयोग में लाती है, पूर्ण तरीके से उपयोग करती है। कहने का मतलब भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या संघ सरकार जो होगी हमारी, अगर समुद्री क्षेत्र की बात करें तो समुद्र के किसी भी इस तट से लेकर के अंदर तक की जो 12 की दूरी होगी उसे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं। और भारत सरकार
पूरे तरीके से इतने किलोमीटर के क्षेत्र को अपने अंडर में इस्तेमाल करती है। जैसे उपयोग के तौर पे सरकार अनुसंधान भी कर सकती है बहुत सारी चीज़ों पे, है ना। कोई भी पानी के जहाज निकल के जाते हैं तो उन पर टैक्स के माध्यम से सरकार ले सकती है। ये सरकार के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है ना, आप समझ पाए होंगे। तो सरकार पूरे तरीके से उस क्षेत्र का, उस इलाके का, उस समुद्री एरिया का उपयोग करती है। इसे बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। अब इसके अलावा देखिए दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। जो दूसरा क्षेत्र होता है इसे मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लेंगे बाद में वीडियो को देख करके, है ना। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसे देखिए, मैं इसे हटाता हूं एक बार। अब ये 12 रही, मैंने आपको बताया है यहाँ तक 12 थी। अब यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ तक अंदर चले गए समुद्र में, समुद्र में और अंदर गए हम, कोई भी सरकार और अंदर जाकर के बात करती है तो इस क्षेत्र को बोलते हैं 24 नॉटिकल मील की दूरी होती है प्रादेशिक से लेकर के यहाँ तक, अंदर तक, और अंदर जाएंगे उसके 12 के बाद आगे बढ़ेंगे उसमें। 12 नॉटिकल के माइल के बाद 24 तक पहुँचेंगे, उसका जस्ट दुगना आप कर दीजिए तो 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा समुद्री क्षेत्र में। तो इसे 24 नॉटिकल माइल कहेंगे। इस क्षेत्र का जो नाम है वो नाम कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न समुद्री क्षेत्र कहते हैं इसे, संलग्न समुद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 24 नॉटिकल माइल की दूरी को समुद्र में बोलते हैं। अब इसमें देखो सरकार को क्या अधिकार होता है संलग्न समुद्री क्षेत्र में? सीमा शुल्क की प्राप्ति सरकार करती है ना। आप समझ पा रहे होंगे, अगर इस सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारिक जहाज जा रहा है तो सरकार वहां से क्या प्राप्त करेगी? शुल्क प्राप्त करेगी। तो ये एक प्रकार का टैक्स होता है, तो भारत सरकार इससे प्राप्त करती है, मैं आपको बता देता हूं। और देखिए सरकार को सेकंड पॉइंट बता दूं, राजकोषीय अधिकार होते हैं। अपने कोष के लिए सरकार यहाँ से फंड इकट्ठा करती है। राजकोषीय अधिकार भी सरकार को इस क्षेत्र में होते हैं, अपने कोष में बढ़ाने के लिए जो भी जिस भी तरीके से सरकार उपयोग कर सकती है, राजकोषीय अधिकारों के माध्यम से उपयोग करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है सीमा शुल्क की प्राप्ति 24 नॉटिकल माइल के क्षेत्र में सरकार प्राप्त करती है, कोई भी सरकार हो प्राप्त करती है। अभी हम भारत सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 24 नॉटिकल माइल की बात हो गई, और उस 24 को बोलते हैं, इस नाम को आप याद रखेंगे, संलग्न समुद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं जो अगली एक समुद्री एरिया आती है, इसे इस तरफ मैं आपको बता देता हूँ। 24 नॉटिकल माइल के बाद जैसे मैंने आपको बताया जे किसी भी तरफ बात कर लीजिए समुद्र में, सबसे पहले 12 होती है और फिर एक जो डिस्टेंस मापी जाती है वो 24 होती है समुद्री एरिया, और फिर इसके बाद एक और जो दूरी होती है, एक तीसरी दूरी को हम ले लेते हैं इसके बाद, ये 200 नॉटिकल माइल की दूरी होती है। 200 नॉटिकल मील की ये दूरी होती है, जो 200 के अंतर्गत आती है किसी भी समुद्री क्षेत्र में अगर बात करें तो हम, ठीक है। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, जो 200 नॉटिकल माइल की जो दूरी है, डिस्टेंस है समुद्र में या सागरों में या खाड़ियों में, इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। ये नाम आपको विशेष याद रखने, नाम आपको विशेष याद रखने। 200 नॉटिकल माइल की दूरी को क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब आप समुद्री एरिया से, कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ हमारा राज्य कौन सा है? गुजरात। ये गुजरात है हमारा इस साइड में, और गुजरात के नीचे हमारा जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है हमारा इस साइड में। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम यहाँ हैं इस समुद्री सीमा में। समुद्री सीमा कैसी होती है? हमेशा कटी फटी होती है, हमेशा इस तरीके से होती है समुद्री सीमा, है ना, सीधी नहीं होती है। ये पढ़ाने के लिए मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया, कटी फटी होती है। क्यों होती है कटी फटी? क्योंकि हमेशा समुद्र का पानी ज्वार भाटे के माध्यम से अंदर आता रहता है, तो इस वजह से ये सीमाएं इस तरीके से बनी होती हैं। समुद्र की सीमाएं ऐसे होती हैं, क्योंकि पानी काफ़ी अंदर तक जाता है फिर बाहर आता है ना। आपको पता ही है ज्वार भाटा आता है कितने 12 घंटे, ये टॉपिक अलग है, आगे पढ़ाएंगे। 12 घंटे 26 मिनट ये एक्चुअल टाइम है। 12 घंटे 26 मिनट बाद विश्व के किसी भी समुद्र में, दुनिया के किसी भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और ज्वार भाटा किससे कहते हैं आप जानते हैं? ज्वार जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वो ज्वार कहलाता है, और वो किनारे की तरफ आती हैं
और भाटा किसे कहते हैं? वही समुद्र की लहरें जब वापस जाती हैं उसे भाटा कहते हैं। किसके कारण से आता है ये टॉपिक? आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसमें होता क्या है, क्यों आते हैं? जैसे आपने पढ़ा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। ये आपको पता है, ये सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह का ये एक उपग्रह है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, ये तीनों एक सीध में होते हैं, तो आपस में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपस में लगती है एक दूसरे पर। तो उसके कारण सागरों पर और समुद्र में, समुद्र कहाँ है, सागर कहाँ है? पृथ्वी पर है। आपको पता है 70% हिस्सा समुद्रों से घिरा हुआ पृथ्वी का, 70 से 75% हिस्सा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में लगता है, इस वजह से समुद्रों के अंदर ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ज्वार भाटा आने की वजह से होता क्या है कि हमेशा पानी समुद्र का आता है तो सीमाओं को क्या कर देता है? इस तरीके से काट देता है सीमाओं को, तो कटी फटी सीमा होती है। तो यहाँ से चले हम 200 नॉटिकल माइल तक, है ना, टॉपिक पर लौट के आ जाते हैं। 200 नॉटिकल माइल तक चले तो इस 200 नॉटिकल माइल को क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं किसी भी देश का। अब बात कर रहे हैं भारत के बारे में, है ना। तो देखिए 200 नॉटिकल माइल को ये बोलते हैं। अब सरकार को क्या अधिकार होता है इस क्षेत्र में, ये मैं आपको बताऊं। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सरकार क्या करती है? अनुसंधान करने का। इस समुद्री क्षेत्र में, इतने किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान करने का सरकार को अधिकार प्राप्त होता है। उसके अलावा सागरीय विद्युत, सागर से बनाई जाने वाली विद्युत की कोई भी किसी भी तरीके से सरकार परियोजना स्टेबलाइजमेंट कर सकती है या स्थापित कर सकती है। और बात करते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे मान के चलिए समुद्रों में खनिज संसाधनों की भी प्राप्ति सरकार कहाँ से करती है? यहीं से करती है, 200 नॉटिकल माइल से। 200 नॉटिकल माइल से सरकार अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्राप्ति करती है। तो आप समझ पाए होंगे। फिर मैं एक बार से आपको दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये छोटा सा टॉपिक था, जल सीमाएं। किसी भी देश की जल सीमा होती है, तो हमारे भारत की भी जल सीमा है। तो जल सीमाओं का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले मैंने बताया 12 नॉटिकल मील, इसे क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं इसे, ठीक है जी। 12 की बात करते हैं 24 नॉटिकल मील पर, ठीक है। 24 जो नॉटिकल मील है मैंने आपको बता दिया है अभी, इसे क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद तीसरी समुद्री सीमा क्या होती है? 200 नॉटिकल माइल, इसे क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 समुद्री सीमाएं हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे। और तीनों में, इसमें भारत सरकार पूरे तरीके से उपयोग करती है इतने किलोमीटर की सीमा को समुद्र में। यहाँ सीमा शुल्क लगाती है सबसे ज़्यादा सरकार। और 200 नॉटिकल माइल में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, ये गलत लिख गया मैं, आपको बता देता हूँ। अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र होता है, इसके अंदर जो भारत सरकार करती है वो क्या कर सकती है? कोई रिसर्च कर सकती है, अनुसंधान कर सकती है, सागरीय विद्युत वगैरह की कोई परियोजना स्टेबलाइजमेंट कर सकती है। और खनिज संसाधन, जैसे खनिज संसाधन क्या होते हैं? देखो इस एरिया में खनिज संसाधन करती है भारत सरकार, खनिज संसाधनों का खनन करती है भारत सरकार, पता लगाती है। खनिज संसाधन क्या मिलते हैं समुद्रों के अंदर से? देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। समुद्रों में होती हैं अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों को क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। और इन चट्टानों के अंदर करोड़ों वर्षों से जीव जंतुओं की दबकर मृत्यु हो जाती है, या ये पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों के बीच में जीव जंतु पाए जाते हैं समुद्रों के अंदर। तो इन्हीं जीव जंतुओं के माध्यम से जो करोड़ों वर्षों से इन चट्टानों के अंदर मृत पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान या इनको परतदार चट्टान कहते हैं, इनसे ही खनिज संसाधनों के रूप में विश्व की कोई भी सरकार सबसे ज़्यादा जो प्राप्त करती है वो क्या प्राप्त करती है? वो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त करती है वो प्राप्त करती है, देखो, कच्चा तेल, या जैसे पेट्रोल डीजल कहते हैं,
इसकी भी प्राप्ति कौन सी चट्टानों से होती है? अवसादी चट्टानों से। इसके अलावा कच्चा तेल के अलावा आप लिख लेंगे प्राकृतिक गैस, जिसे आप सीएनजी कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक शब्द भी इसी वजह से लगा है क्योंकि कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। ये जो गैस प्राप्त हो रही है वो प्रकृति से प्राप्त हो रही है, नेचुरल प्राप्त हो रही है। तो खनिज संसाधनों में उदाहरण के तौर पर ये सारी चीज़ें कोई भी सरकार इस्तेमाल करती है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा ये टॉपिक तीसरी क्लास का। तो आगे आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।